बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम चैप्टर 11 जो कि लास्ट चैप्टर है हमारे 9th का, इसका एक नया एसएलओ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ेंगे। एसएलओ है डिस्कस ब्रीफली द ऑब्जर्वेशंस डार्विन मेड ड्यूरिंग हिज वॉयेज ऑन HMS बीगल। अच्छा, HMS बीगल इसकी वो शिप थी जिस पे डार्विन ने सफर किया था, और ये सफर जो है तारीखी लिहाज से बहुत अहम है। इस सफर के दौरान डार्विन ने दुनिया के कई ममालिक विजिट किए, जिनमें से कुछ आइलैंड जिन्हें आप गैलापेगस आइलैंड बोलते हो उनकी बड़ी अहमियत है। और इस दौरान ये बहुत सारे मुशाहदात कर रहा था, ऑब्जर्वेशंस कर रहा था। एसएलओ कह रहा है आप डिस्कस तो करें लेकिन ब्रीफ रहते हुए, क्योंकि इसका काम बहुत ज्यादा है। आप मैट्रिक या एफएससी लेवल पे उसे इतना डेप्थ में नहीं पढ़ सकते, तो तारुफ करवाते हुए हमने इसकी ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस करने। नॉलेज हमने लिया है एसएलओ बेसी विच इज डार्विन्स वॉयेज टू गैलापेगस आइलैंड। ठीक है, स्पेशली जो गैलापेगस आइलैंड्स हैं जिनका तारीखी हवाला ज्यादा अहम है, हमने यहां इनको हाईलाइट करना है। डार्विन असल में ब्रिटिश साइंटिस्ट था जो कि अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के लिहाज से मशहूर हुआ, फेमस हुआ। और आप सब ने इस चैप्टर के स्टार्ट में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमने उससे काफी डिटेल से बात की है। असल में ये एक सफर पे गया जो सफर 1831 से 36 तक रहा, 5 साल का सफर था। और यह सफर किया गया एक नेवी शिप पे जिसका नाम HSM बीगल था, और जो उसको कैप्टन कर रहा था वो था रॉबर्ट फिट्जरॉय। असल मकसद जो था इस वॉयेज का वो था कि साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन के जो लीस्ट एक्सप्लोर्ड एरियाज हैं उनका मैप बनाया जाए। समझ रहे हैं कि ब्रिटिश जो थे इस वक्त पूरी दुनिया पे काबिज थे। ठीक है, पूरी दुनिया पे इनकी रियासत फैली हुई थी। पूरी दुनिया पे काबिज से मतलब है कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इनकी वहां पे बीच में रियासतें थी जहां पे इन्होंने कॉलोनीज बनाई हुई थी। अब इस सारे प्रोसेस में ब्रिटिश जो थे वो लैंड आर्मी के लिहाज से तो पावर रखते ही थे, वो नेवल पावर भी थे। और नेवल पावर होने के लिए बड़ा जरूरी है कि आपको पूरी दुनिया का मैप पता होना चाहिए। इसलिए वो यहां पे मैपिंग का काम बहुत ज्यादा कर रहे थे कि दुनिया का हर कोना अच्छे से सर्च किया जाए। जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसका खास तौर पे सफर करना था कि इसके जो साहली इलाके हैं, कोस्ट लाइन एरियाज हैं, उसका मैप तैयार किया जाए ताकि जंग के वक्त में हम रेडी रहें। असल मकसद ये था। अब जब वो ये नेवल मिशन में थे, इस दौरान उन्होंने डार्विन को भी साथ ले लिया कि डार्विन आए। डार्विन एक साइंटिस्ट है, जब वो इतने मुख्तलिफ एरियाज में उन्होंने जाना है तो क्यों ना डार्विन वहां पे जो एवोल्यूशन से रिलेटेड अपना काम कर रहे वो काम कंटिन्यू करें। और डार्विन ने ऐसे ही किया कि सारे सफर में डार्विन क्या कर रहा था कि ज्यादातर टाइम वो जहां जहां नेवल शिप जा रही थी उस एरियाज के हजारों की तादाद में प्लांट्स और एनिमल्स की कलेक्शन करता था, ताकि वो उनको पढ़े, ऑब्जर्व करे, एक एरिया के एनिमल्स को कंपेयर करे, फिर उन्हें दूसरे एरियाज के एनिमल्स के साथ कंपेयर करे, फिर एक कंटिनेंट के एनिमल्स को दूसरे कंटिनेंट के एनिमल्स के साथ कंपेयर करे। ये उसका काम था और ये काम उसने बहुत अच्छे से किया, तभी वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमें दे सका। अब आप इस मैप को देखें, इसको अगर हम जूम करें, ये देखो, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ब्रिटेन से, जहां से ये स्टार्ट होता है। और स्टार्ट होके आपने मेरे एरो को फॉलो करना है। साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन देख रहे हो, ये आपके पास पूरा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। इसकी साहली पट्टी पे ये चलता चलता ये हमारे वो आइलैंड्स हैं गैलापेगस आइलैंड्स, जिनका हमने यहां ज्यादा जिक्र करना है। और यहां से मूव करता करता न्यूजीलैंड आता है यहां से ऑस्ट्रेलिया, और फाइनली साउथ अफ्रीका से दोबारा साउथ अमेरिका, और यहां से फाइनली वापस ब्रिटेन आ जाता है। 5 साल का अरसा लगता है इसे दुनिया का ये चक्कर कंप्लीट करने में। और इस दौरान वो बेतहाशा जगहों पे स्टे करते हैं, जिनमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये गैलापेगस आइलैंड्स हैं। यहां पे इनकी कलेक्शन दिखाई हुई है, छोटे छोटे जजीरे हैं जिनकी कलेक्शन को आप कहते हो गैलापेगस आइलैंड, जो कि आपके पास पैसिफिक ओशन में पड़े हुए हैं।
ठीक है, ये अमेरिका है कॉन्टिनेंट वाइज, और इस तरफ पैसिफिक ओशन है जहां पे गैलापेगस आइलैंड्स हैं। इसको मैं आपको एक सिमुलेशन से समझाता हूं ताकि आपके जहन में वो दुनिया का जो नक्शा है ना वो ज्यादा अच्छे से हाईलाइट हो कि डार्विन का जो सफर है वो किस तरह से था। ये देखो, ये है HSM बीगल, जो इसकी कश्ती है जिसपे इसने सफर किया है, नेवल शिप थी। डार्विन को इसमें एक छोटा सा पोर्शन दिया हुआ था जहां वो अपने सैंपल्स को, एनिमल्स और प्लांट सैंपल्स को कलेक्ट करके उनको ऑब्जर्व कर रहा था। अब आपने इसका रूट अंडरस्टैंड करना है। ये देखो कहां से स्टार्ट हुआ है, ध्यान से देखो, ब्रिटेन से स्टार्ट हो रहा है सफर, और ये देखो किस तरह से ये साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन वाले एरिया को, जो समुंदर वाले एरियाज हैं, जो समुंदर के पास है, वहां वहां ये ट्रेवल करते जा रहे हैं और डिफरेंट पॉइंट्स पे ये स्टे कर रहे हैं। कहीं जजीरे आ रहे हैं, कहीं मेन बर्रे आजम है, कॉन्टिनेंट है। ये गैलापेगस है जी, ये देख रहे हो, बिल्कुल मेन लैंड से जो मेन खिता है उससे हट के ये आइलैंड्स के कलेक्शन है जिन्हें आप गैलापेगस आइलैंड्स कह रहे हो। और यहां से एक लंबा सफर करके न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया, वही अगेन साहली इलाकों पे, कोस्ट लाइन एरियाज पे ही ट्रैवल करते करते ये एक अगेन लंबा सफर, और साउथ अफ्रीका, केप टाउन, और यहां से दोबारा जो बरे आजम साउथ अमेरिका है वहां, और यहां से घूमते घूमते फिर कुछ जजीरों से मूव करके फाइनली ये देखें जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे आके अब जो गैलापेगस आइलैंड्स है ना वो ये है। ये जो फिंचेस की मूवमेंट है ये मैं आपको बाद में समझाता हूं, बस गौर करो कि ये वो जजीरे हैं जिन्हें हम गैलापेगस आइलैंड्स कह रहे हैं। इनकी क्या अहमियत है ये भी आपको बताऊंगा। अभी हमने एक और सिमुलेशन की तरफ जाना है, उसको पहले देखेंगे, फिर वापस इस सिमुलेशन पे आएंगे। अच्छा, डार्विन इस सफर के दौरान खास तौर पे हम कह रहे हैं इंग्लैंड से जा रहा है गैलापेगस आइलैंड्स, ये जो आपने एंड पे देखे। यहां अब वो क्या कर रहा है कि डिफरेंट जजीरों पे वो सफर कर रहा है, और उन डिफरेंट आइलैंड्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पाई जाने वाली वेरिएशंस को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बात समझते हो कि अब आप गैलापेगस आइलैंड्स पे आ गए हो जिसपे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं। अब वो हर जजीरे के अंदर ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करता है और वो देखता है कि इनमें कुछ बुनियादी वेरिएशंस हैं, तब्दीलियां हैं। जैसे भी आगे हम फिंचेस की बात करेंगे कि जाहिर फिंच है लेकिन उसकी डिफरेंट स्पीशीज है, क्योंकि हर आइलैंड में जो फिंच है वो दूसरे आइलैंड की फिंच से थोड़ा बहुत मुख्तलिफ नजर आती है। कहते हैं ही वॉज सरप्राइज टू सी द डाइवर्सिटी ऑफ फिंचेस। वो हैरान हो गया कि ये छोटे छोटे जजीरे जो बाहिर एक दूसरे के बहुत करीब पड़े हुए हैं, लेकिन आप जब इनके अंदर मौजूद फिंचेस को देखते हो तो आपको उसमें बेतहाशा वैरायटी मिलती है। उनकी कई इकसाम है। इस चार्ट को जरा गो थ्रू करो 30 सेकंड के अंदर कि किस इकसाम की आपके पास यहां पे फिंचेस दिखाई हुई, इनके लेबल्स पढ़ने की कोशिश करो। अब ये तमाम फिंचेस जो हैं ये हमें गैलापेगस आइलैंड से मिलती हैं। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है ये समझते हैं। और स्टोरी ये है कि असल में इनमें आ रही हैं वेरिएशंस। अच्छा, जो फिंचेस के अंदर डाइवर्सिटी है, स्पेसिफिकली बीक का साइज और बीक की शेप, इसको हाईलाइट करना है कि फिंचेस जो है इनकी बीक्स किस शेप की हैं और किस साइज की हैं। दूसरा, इसने वहां टर्टल्स जो हैं इनको स्टडी किया और इनमें खास तौर पे उनकी लॉन्ग और शॉर्ट नेक्स, इनको ऑब्जर्व किया कि एक जजीरे के अंदर जो टर्टल्स है उसकी नेक शॉर्ट क्यों है, और दूसरा जो जजीरा है, आइलैंड है, वहां वाले टर्टल्स की नेक लॉन्ग क्यों है। अब ये वो चीजें हैं जो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक, जजीरों में, आइलैंड्स के दरमियान। और दूसरा वो देख रहा है कि जो मेन लैंड साउथ अमेरिका है, ठीक है, मेन लैंड साउथ अमेरिका से मुराद है कि वो जो कॉन्टिनेंट है, बर्रे आजम है पूरा, कहता है वहां के जो फ्लोरा और फौना है वो बहुत डिफरेंट है, नुमाया है, किससे,
ब्रिटिश फ्लोरा और फौना से। फ्लोरा क्या है ये आप लोगों ने लिख लेना अपनी बुक के ऊपर। फ्लोरा आप कहते हो किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के जो तमाम प्लांट्स हैं उन्हें कलेक्टिवली फ्लोरा कह रहे होते हो, और किसी रीजन के जो तमाम एनिमल्स होते हैं उन्हें आप कलेक्टिवली फौना कहते हो। तो डार्विन एक तो करीब करीब पड़े हुए आइलैंड्स को देखता है कि इनमें भी वैरायटी है, एक आइलैंड की फिंच दूसरे आइलैंड की फिंच से मुख्तलिफ है। फिर वो पूरा जब बरे आजम फिरता है, घूमता है और वहां से डिफरेंट कलेक्शंस सैंपल्स कलेक्ट करता है, जब उन्हें वो कंपेयर करके देखते हैं तो उसे पता लगता है कि एक कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका के जो एनिमल्स है ना और प्लांट्स है, इनकी आपस में तो बड़ी सिमिलैरिटी है, डिफरेंसेस भी हैं लेकिन सिमिलैरिटी भी है। लेकिन जब पूरे कॉन्टिनेंट के प्लांट्स और एनिमल्स को वो यूरोप के प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्जर्व करता है तो वो कहता है इनमें बहुत वाज़ेह फर्क है। ठीक, अब ये उसके लिए एक नई चीज थी, आगे जाके वो ये फर्क समझाएगा भी। अभी तो वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है और उसे ऑब्जर्वेशन के अंदर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी डिफरेंस मिल रहा है और पास पास पड़े आइलैंड्स के अंदर भी डिफरेंस मिल रहा है। ठीक, इस दौरान इसने बहुत सारे स्पेसिमेंस कलेक्ट किए और उनके ऊपर बहुत डिटेल पे काम किया, जिनमें प्लांट्स भी थे, एनिमल्स भी थे और जियोलॉजी भी थी, कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं उसने पढ़ा, उसने वहां की जो अर्थ की कंडीशंस हैं उन्हें भी स्टडी किया, सॉइल कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब चीजें उसने वहां पे स्टडी की हैं। आपको मैं एक सिमुलेशन दिखाता हूं, डार्विन की नहीं है लेकिन सिर्फ आइडिया देने के लिए कि डार्विन असल में क्या कर रहा था जियोलॉजी से रिलेटेड, स्पेशली कि डार्विन एक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहा था, कि जो लिविंग प्लांट्स हैं, लिविंग एनिमल्स हैं, उनके सैंपल्स कलेक्ट करता था। लेकिन डार्विन ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम यह भी किया कि उसने एक्सटिंक्ट हो चुके हुए ऑर्गेनिज्म जिनके फॉसिल्स मौजूद हैं आज, उनको भी स्टडी किया। ठीक है, ऐसा क्या करते हैं ये आपको मैं एक जनरल पिक्चर दिखा रहा हूं कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, जो कि असल में फॉसिल्स को डिस्कवर करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये जमीन का एक खित्ता जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, पीस ऑफ लैंड ये सिलेक्ट कर रहे होते हैं और उसमें ये बकायदा उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जैसे आप यहां देखो, आपको कुछ जगहों पे डार्क स्पॉट नजर आ रहे हैं, ये बकायदा इस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे एरिया सिलेक्ट करते हैं जहां इन्हें आइडिया होता है कि हमें यहां कोई फॉसिल मिल सकता है। जब वो एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं तो सबसे पहला काम ये किया जाता है कि जो टॉप लेयर है ना सॉइल की, इसे रिमूव किया जाता है। ये देख रहे हो किस तरह यहां पे सॉइल की जो टॉप लेयर है उसको रिमूव करके ये इतना पीस ऑफ लैंड स्टडी के लिए सिलेक्ट किया गया और वो जो सॉइल है उसको साइड पे कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, बाकी साइड्स की जो सॉइल है उसको नहीं छेड़ा। अब इस एरिया को इन्होंने करना है एक्सप्लोर, और एक्सप्लोरेशन के दौरान जो पॉइंट सेलेक्ट किए जाते हैं, जैसे ये डार्क स्पॉट जो नजर आ रहे थे, इनकी अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सकेवेशन हो रही है, यानी कि डिगिंग किया जा रहा है, इनकी खुदाई हो रही है। और जरा गौर से देखो खुदाई कितना नाजुक तरीके से हो रही है, छोटे छोटे नरम औजार ब्रश यूज किए जाते हैं, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, ताकि अगर नीचे कहीं कोई स्केलेटन मिल जाए, फॉसिल मिल जाए, तो वो डैमेज ना हो जाए। तो ये बड़ा सेंसिटिव काम होता है। और साथ देखो उस एरिया को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से मेजर भी किया जाता है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। फाइनली एक आधा पॉइंट हमें ऐसा मिल जाता है जहां आप देखते हो आपको बकायदा फॉसिल मिल जाते हैं। अब ये चूंकि एक रैंडम हमारे पास सिमुलेशन है जिसमें वो ह्यूमन फॉसिल दिखा रहा है, लेकिन डार्विन ने चूंकि ह्यूमन फॉसिल नहीं, उसने असल में एनिमल फॉसिल्स को ज्यादा फोकस किया था। लेकिन काम डार्विन भी कुछ ऐसा ही कर रहा था जब वो फॉसिल्स को डिस्कवर कर रहा था, खुदाई करके वहां से कुछ डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा था। जब इन्हें किसी जगह कोई फॉसिल मिल जाता है ना आर्कियोलॉजिस्ट को, फिर उसकी रिकंस्ट्रक्शन होती है। अब ये चूंकि ह्यूमन रिलेटेड है तो वो यहां सिमुलेशन में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो रहने की जगह है उसको भी स्टडी किया जा रहा है, और यहां पे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस चीज का अंदाजा लगाते हैं कि इनका ये स्ट्रक्चर रियल में कैसा होता होगा। ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन से उस चीज को वो स्टडी करते हैं, फिर इमेजिन करके यहां दिखाया हुआ है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे वो रहते थे। खैर ये तो ह्यूमन स्पेसिफिक होगी, हमारा काम पीछे तक था, यहां तक कि किस तरह एरिया स्पेसिफिक करके खुदाई की जाती है। पहले वाली सिमुलेशन दोबारा ट्राई कर लें, और फॉसिल्स को डिस्कवर करने के बाद स्टडी किया जाता है।
डार्विन ये काम भी कर रहा था, इसलिए हमने प्लांट्स एनिमल्स के साथ जियोलॉजी का लफ्ज भी लिया है कि वो फॉसिल से भी मदद ले रहा था। क्योंकि जब हम डार्विन का काम डिटेल पढ़ते हैं तो हमें आइडिया होता है कि डार्विन जब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में डिस्कवरीज कर रहा था तो उसने कुछ ऐसे फॉसिल्स देखे जो मौजूदा ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ थे। यानी कि वो जो फॉसिल्स थे वो मौजूदा हालत में दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो नापैद हो चुके थे, यानी कि वो माजी में कभी रहते थे। लेकिन डार्विन ने यह भी नोटिस किया कि मौजूदा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उन एक्सटिंक्ट हो जाने वाले, नापैद हो जाने वाले ऑर्गेनिज्म से मिलती जुलती भी हैं। तभी तो उसे एवोल्यूशन का आइडिया आया ना कि अच्छा, जो मौजूदा ऑर्गेनिज्म है ये स्पेशल क्रिएशन नहीं है बल्कि इनके एंसेस्टर मौजूद थे। आल्दो कि ये अपने एंसेस्टर जैसे 100% नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनमें एवोल्यूशन की वजह से तब्दीलियां आई हैं, जिस वजह से आप देखते हो कि वो जो फॉसिल मिलते हैं वो मौजूदा ऑर्गेनिज्म जैसे नहीं है। लेकिन एवोल्यूशन इसलिए हुई है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन भी हैं जो बताते हैं कि असल में ये एंसेस्टर थे जिनमें चेंजेस होने से आज मौजूदा स्पीशीज आई हैं हमारे पास। तो डार्विन ये काम कर रहा था जिससे उसको अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए मटेरियल मिलता जा रहा था। ये सारी चीजें उसके लिए एग्जाम्पल्स का काम कर रही थी, जिनमें वो फॉसिल्स को डिस्कवर करके स्टडी कर रहा है, उन्हें मौजूदा ऑर्गेनिजम्स के साथ कंपेयर कर रहा है, यूरोप वाले ऑर्गेनिजम्स को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट वाले ऑर्गेनिजम्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, फिर साउथ अमेरिकन जो मेन कॉन्टिनेंट है उसके ऑर्गेनिजम्स को गैलापेगस आइलैंड्स के ऑर्गेनिजम्स के साथ कंपेयर कर रहा है, फिर गैलापेगस के अंदर जो वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की उन्हें आपस में कंपेयर कर रहा है। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता उसके माइंड में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का एक स्केच बनाती जा रही है कि कैसे लाइफ इवॉल्व हुई है। ठीक, जिनमें हम अपनी इस एसएलओ के अंदर 3 एग्जांपल्स को हाईलाइट करेंगे जो कि डार्विन ने गैलापेगस आइलैंड्स में की, जिन एग्जांपल के जरिए उसने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सपोर्ट किया। हमारा काम यहां थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को पढ़ना नहीं है, ठीक है, हम एसएलओ बेस पढ़ रहे हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हम पीछे पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में। अब आपने असल में उसे यहां लिंक करना है कि वो जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में हमने फिनोमेना पढ़ा था किस तरह स्पीशीज इवॉल्व होती हैं, यहां डार्विन ने फिंचेस, टर्टोइज और मैरीन इग्वाना जो है इनकी एग्जाम्पल को कैसे लिंक किया है एवोल्यूशन के साथ, हमने यहां ये समझना है। जो गैलापेगस फिंचेस है ना, डार्विन के काम की वजह से हम इन्हें डार्विन फिंचेस भी बोलते हैं। ये अगर हम देखें तो इनकी जो बीक्स की शेप है और बीक का साइज है, इनमें हमें बहुत वैरायटी मिलती है। लेकिन जब आप उन्हें एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करके देखते हो तो आपको समझ आती है कि असल में जो बीक शेप और साइज है ना, ये हर फिंच के अंदर उसके वहां एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट में मौजूद डाइट से लिंक है। फिंच किस किस्म की डाइट यूज करती है, असल में आप देखते हो उसकी बीक शेप और साइज उस लिहाज से वेरी करती है। ठीक है, तकरीबन 14 टाइप्स की फिंचेस हैं जो गैलापेगस आइलैंड्स पे इवॉल्व हुई थी। ठीक, इनके बारे में हम ये बिलीव करते हैं कि जो एंसेस्ट्रल फिंचेस थी, यानी कि जो वो फिंचेस जो मेन कॉन्टिनेंट से उड़ के फ्लाई करके गैलापेगस आइलैंड में आई थी शुरू में, वो सब चूंकि एक जैसी ही थी और वो सीड ईटर्स थी। ठीक है, जो मेन लैंड से फ्लाई करके आई थी। हाँ, लेकिन अपने अपने माहौल के मुताबिक फिर हमने देखा उनके अंदर चेंजेस आती चली गई। ठीक, सिमुलेशन पे आते हैं, आपको ये चीज मैं वहां से समझाता हूं। अब आप आओ यहां पे, यहां पे मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ये जो है ना आपके पास, असल में ये जिस वक्त जो आपको स्लाइड पे नजर आ रहा है, ये है असल में कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, जिसे हम बरे आजम कहते हैं, साउथ अमेरिका। इसके लिए वर्ड यूज हो रहा है मेन लैंड, कि मेन असल में ये एरिया है। इसके साथ छोटे से डिस्टेंस पे हम देखते हैं हमें गैलापेगस आइलैंड्स मिलते हैं। तो हमारा यह मानना है कि असल में ये जो मेन कॉन्टिनेंट है ना, फिंचेस यहां पे थी, ये वो फिंचेस हैं जो यहां से माइग्रेट करके आई हैं गैलापेगस आइलैंड्स पे। अब मेन लैंड के अंदर
इन्वायरमेंट और हैबिटेट डिफरेंट है, और इन गैलापेगस आइलैंड्स में जो माहौल, इन्वायरमेंट, डाइट, सोर्स है वो डिफरेंट है। इसलिए जो एंसेस्ट्रल फिंचेस माइग्रेट करके गैलापेगस आइलैंड्स पे आई है ना, यहां डाइट चेंज होने से, हैबिटेट चेंज होने से इनमें एवोल्यूशन हुई है, और ये कई इकसाम की बन गई हैं जिन्हें आज हम डिफरेंट स्पीशीज का नाम दे रहे हैं। अब इसमें आपको ये चीज हाईलाइट करवाई जा रही है, वो देखें। एक्वाडोर हमारे पास मेन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। हम कहते हैं कि असल में इस जगह से शुरू में जो सीड ईटर एंसेस्ट्रल फिंचेस थी ना, यहां से माइग्रेट करके आई होंगी, और माइग्रेट करके इन्होंने क्या किया, गैलापेगस आइलैंड्स के डिफरेंट आइलैंड्स में ये स्प्रेड करती चली गई। अब जैसे जैसे ये गैलापेगस के अंदर स्प्रेड कर रही थी ना, हर जजीरे का, हर आइलैंड का माहौल दूसरे आइलैंड से थोड़ा मुख्तलिफ था। खास तौर पे अगर हम डाइट की बात करें, फूड सोर्स की बात करें, तो हर जजीरे में इन्हें डिफरेंट फूड सोर्स मिला। डिफरेंट फूड सोर्स मिलने की वजह से हमने देखा कि इनमें वेरिएशन आई। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं कि इनकी बीक शेप और साइज वेरी किया। फॉर एग्जांपल यहां पे अब आप देखो, इन फिंचेस में से कहते हैं जो स्मॉल ग्राउंड फिंचेस है ना, वो इन जजीरों में थी। ये बात समझ रहे हो कि गैलापेगस आइलैंड के ये वो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहां पे हमने देखा स्मॉल ग्राउंड फिंच इवॉल्व हुई, यानी कि जो एंसेस्टर आए वो इनमें वेरी कर गए। अब कौन सी है, ये देखो, ये आपके पास स्मॉल ग्राउंड फिंच। तो इन आइलैंड्स के अंदर वो वाली फिंच जो है इवॉल्व हुई। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें मीडियम ग्राउंड फिंच, तो ये नहीं, मीडियम ग्राउंड फिंच, ये आपके पास इन आइलैंड्स पे है। थर्ड पे है लार्ज। अब देखो कलर डिफरेंस देख रहे हो, लार्ज वाली ये रही, ये जो है ये आपके पास यहां पे हुई। मल्टीपल है, हम एक दो एग्जांपल और देख के इसको एंड करते हैं। लार्ज कैक्टस फिंच, अब जरा ये देखो, गौर किए कहां पे है लार्ज कैक्टस फिंच, सिर्फ और सिर्फ यहां पे है। ये आपको बाकी आइलैंड्स पे या दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलती। अब ये लार्ज कैक्टस फिंच कौन सी है हमारे पास, ये देखो। आप जजीरा बदल रहे हो और आप देखो आपके पास इनकी टाइप बदलती जा रही है। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको ये तमाम फिंचेस एक जगह इकट्ठी नहीं मिल रही, क्योंकि जैसे जैसे आप इनके आइलैंड चेंज कर रहे हो, इनका हैबिटेट चेंज हो रहा है, इनका फूड सोर्स चेंज हो रहा है, और ये खुद को अपने माहौल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इवॉल्व कर रही है। इसीलिए आप देख रहे हो आपको इनकी बीक शेप और साइज में बड़ा वाज़ेह फर्क महसूस हो रहा है कि एंसेस्टर जब आके डिफरेंट आइलैंड्स के अंदर वो स्प्रेड किए, माइग्रेट किए, तो इनमें वेरिएशन आना शुरू हुई। यही वो वेरिएशंस हैं। और प्लस जो म्यूटेशन हो रही होती है, म्यूटेशन मैंने आपको समझाया हुआ है कि जो आपके पास रैंडम चेंज आता है डीएनए के अंदर पॉपुलेशन में। डीएनए नेचुरली भी तो रेप्लिकेट हो रहा होता है ना, जब सेल डिवाइड करते हैं, रिप्रोडक्शन हो रही होती है, तो हमने देखा है एस फेज के अंदर उनकी कॉपी बनती है, रेप्लिकेशन होते हैं। इस दौरान बाजू का चेंजेस हो जाती हैं जिसे आप म्यूटेशन कहते हो। तो वो जो पॉपुलेशन के अंदर वैसे ही वेरिएशन है, वैरायटी है, और ये जो म्यूटेशन आ रही है, कहते हैं असल में ये वो चीजें हैं जिन्होंने फिंचेस को अपने नए माहौल में अडॉप्ट किया, और वो न्यू आइलैंड्स और हैबिटेट में इस तरह इवॉल्व हुई कि इनमें चेंजेस आना शुरू हुई, जैसे इनकी बीक शेप के अंदर वैरायटी आई, जो कि असल में वहां की डाइट से लिंक थी। तो असल में क्या हुआ, डार्विन थ्योरी चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन में मौजूद वेरिएशंस और जो म्यूटेशंस हो रही थी, ये हर फिंच को अपने अपने माहौल में अडॉप्ट करती जा रही थी, जिस वजह से हम देख रहे थे कि उनमें कुछ नुमाया कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं। एक आइलैंड की जो फिंच है उसकी अडॉप्टेशन दूसरे आइलैंड की फिंच से मुख्तलिफ है। कई जनरेशन तक जब यह काम चला, तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमें बताती है कि जो नई जनरेशन आई, अब ये इतनी मुख्तलिफ हो गई थी कि ये अपने एंसेस्टर से भी मुख्तलिफ हो गई,
और एक आइलैंड वाली स्पीशीज दूसरे आइलैंड वाली स्पीशीज से भी इतना मुख्तलिफ होगी कि हमने कहा कि ये दो अलग स्पीशीज हैं। यही काम डार्विन की इन 14 फिंचेस के साथ भी हुआ। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। आगे हमने इसमें टर्टल्स और जो सेकंड ऑर्गेनिज्म है मैरीन इग्वाना, उसकी एग्जाम्पल को पढ़ते हुए ये SLO कंप्लीट करना है। छोटा सा चैप्टर है, हमारे पास 5 नॉलेज है, इसके थर्ड हम स्टार्ट कर चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपनी 9th को कंप्लीट कर चुके होंगे। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे बच्चों। आपके पास वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उसको प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज।